स्वागत है फिर से आपका कुंवर क्लासेस में। चंद वंश की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पिछले भाग में अनेक महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस भाग में हम देखेंगे भारती चंद। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारती चंद के क्रम की बात, तो 62 राजाओं में भारती चंद का जो क्रम है वह 35वां क्रम है। अगर हम बात करें भारती चंद के कार्यकाल की, तो कार्यकाल इनका है 1437 ईस्वी से 1450 ईस्वी इनका जो कार्यकाल माना गया है, लगभग 13 वर्ष। साथ में अगर बात करें 34वें क्रम, तो इनसे पहले एक हल्की सी हम नज़र डालते हैं 34वें क्रम के राजा पर, जिनका नाम था बिक्रम चंद। तो बिक्रम चंद को क्यों याद किया जाए? बिक्रम चंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। अगर बात करें बालेश्वर मंदिर की, तो मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। तो इस मंदिर की जो शुरुआत की थी वो उद्यान चंद ने की थी, लेकिन पूरा किया था बालेश्वर मंदिर को बिक्रम चंद ने, और इनका क्रम है 34वां। तो यह बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। साथ साथ हम बिक्रम चंद के अगर समय अवधि शासन पर बैठने की देखते हैं, ये है आपके 1423 ईस्वी से 1437 ईस्वी। शुरुआत के समय में कहा जाता है कि यह एक धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था, लेकिन अपने शासन के अंतिम वर्षों में इसने शासन की ओर से अपना ध्यान हटा लिया था। ये बात इसके भतीजे भारती चंद को पसंद नहीं आई, तो इसने विद्रोह कर अपने चाचा को गद्दी से हटा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि भारती चंद किसको गद्दी पर हटाकर गद्दी पर बैठा था? तो बिक्रम चंद को गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो आज हम बात करते हैं भारती चंद, जो आज के भाग का मुख्य राजा या मुख्य टॉपिक है। तो भारती चंद के बारे में सबसे पहली बात जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है कि यह पहला शासक था चंदों में जो स्वतंत्र शासक था। तो पहला शासक स्वतंत्र शासक था। जब यह गद्दी पर बैठा, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर डोटी के राजा को कर देने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि भारती चंद एक साहसी और उत्साही राजा था। साथ में इसने सभी जातियों को एकत्र कर कटक का निर्माण किया। ये कटक शब्दावली का पहली बार प्रयोग हुआ है, और चंद काल में कटक का अर्थ होता है सेना। अगर हम जैसे जैसे आगे प्रशासन पढ़ेंगे चंदों का, तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर भी कटक कहलाता है। तो यहाँ लेकिन जो इस कटक शब्द का प्रयोग हुआ है भारती चंद के समय, ये सेना के लिए हुआ है। इसने 13 वर्ष के शासन में 12 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 12 वर्षीय युद्ध लड़ने वाला शासक कौन था? तो ये भारती चंद था। क्या कारण रहा कि इसे 12 वर्षीय युद्ध लड़ना पड़ा? जब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो इसके कुछ शत्रु भी साथ साथ खड़े हो गए थे, जैसे सौर घाटी, जिसे हम वर्तमान में पिथौरागढ़ के नाम से जानते हैं। साथ साथ में सौर के बाद सीरा की बात करें, तो सीरा को हम वर्तमान में डीडी हाट के नाम से जानते हैं। अगर यहीं हम बात करें आपके डोटी की, तो डोटी को वर्तमान में हम नेपाल के नाम से जानते हैं। सौर का शासक बमशाही शासक विजय बम था। तो इसने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था। अगर पूछा जाता है कि भारती चंद का कौन सा बम शासक समकालीन था, तो वह विजय बम था। अगर हम डीडी हाट पे ध्यान दें, तो यहाँ बली नारायण संसार मल्ल शासक था, और डोटी में यक्ष मल्ल या जय मल्ल का शासन था।
ये दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम यक्षमल्ल या जयमल है। तो इनमें सबसे शक्तिशाली डोटी था जिसको कर देने से भारती चंद ने मना कर दिया था, और लगातार 12 वर्षों तक डोटी से इनका युद्ध चलता रहेगा। जब यह युद्ध चला, या फिर हम डोटी के बारे में बात करें तो डोटी ने सीरा को जीत लिया था, और सीरा को जीतने के साथ ही डोटी के राज्य को पर्वत डोटी के राज्य के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ बात हो रही है कि जब सेना युद्ध की तैयारी की, स्वतंत्र अपने आप को भारती चंद ने घोषित कर दिया था, तो इससे पहले कुछ काम किए थे जिन्हें याद किया जाता है। जैसे एक कर था जूलिया कर। तो जूलिया कर नदी, घाटों, पुलों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। इसी जूलिया कर को हम मांगा कर के नाम से या फिर सांगा कर के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सांगा कर का संबंध है नदी, घाटों, पुलों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर, और वहीं जूलिया कर की बात करें तो यह नदी, घाटों या पुलों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर आपके जूलिया कर कहलाता है। साथ साथ हम एक कर की और बात करते हैं, मांगा कर। तो मांगा कर युद्ध के लिए जनता से लिया जाने वाला कर था। जनता से लिया जाने वाला कर था। भारती चंद को काफ़ी वीर राजा माना गया है, और इसे अभिलेखों में शील नृपति राजा की संज्ञा दी गई है। तो अभिलेखों में भारती चंद को चरित्रशील नृपति राजा की संज्ञा दी गई है। अगर बात करें कि यहाँ नृपति शब्द आया है, तो नृपति का मतलब ही राजा होता है। चरित्र, इसके उत्तम चरित्र की बात की गई है, और ये अभिलेखों में बताया गया है। साथ साथ पवाड़े शब्द आता है, जो वर्तमान में वीर रस गाथापूर्ण गायन, या फिर उत्तराखंड में ये आज भी चलते हैं। जैसे पवाड़े हम वीरतापूर्ण गाने गाते हैं, जोश दिलाने के लिए प्राचीन समय में ये गाए जाते थे। तो आज भी पवाड़ों में भारती चंद व भाग्यध्वनियान के द्वंद्व युद्ध का विवरण मिलता है। तो इस बात से भी पता चलता है कि भारती चंद एक वीर, साहसी व अच्छे आचरण का राजा था, क्योंकि पवाड़ों का उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक ये पवाड़े रहेंगे तब तक भारती चंद का नाम भी इतिहास में अमर रहेगा। तो इससे पहले हमने देखा कि 34 राजा जो थे सबके सब मांडलिक राजा थे। इसके बाद ये पहला स्वतंत्र शासक बना। इसने डोटी से सीधे सीधे युद्ध की चुनौती पेश की थी। तो जब 12 वर्ष का युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध से कुछ अच्छे परिणाम हुए तो कुछ गलत परिणाम भी हुए। जैसे इसने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था लागू की थी कि कट्टकाली की प्रथा जिसे कहा जाता है। कट्टकाली की प्रथा में होता यह है कि जैसे सैनिकों को, जब इसने सेना बनाई, सैनिकों को ये पता नहीं था कि कितने समय तक ये युद्ध चलेगा। तो सैनिकों ने सोचा था कि विशाल सेना है, 3-3 जगह इस सेना के पड़ाव हैं, तो
ये युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल भर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध चलता रहा है, समय का कोई पता नहीं। तो अब जो सैनिक थे परेशान हो गए। युवा सैनिकों ने आसपास के गांवों में अपने प्रेम संबंध स्थापित करना शुरू कर दिए थे। जैसे ही ये बात राजा को पता चली तो राजा ने एक व्यवस्था शुरू किया, एक प्रथा शुरू की जिसे हम कट्टकाली की प्रथा के नाम से जानते हैं। काली की प्रथा। तो इस कट्टकाली की प्रथा में चंद सैनिकों के लिए एक आदेश जारी हुआ था कि कोई भी सैनिक बगैर विवाह के किसी भी औरत को अपने पास रख सकता है। तो कट्टकाली की प्रथा में सैनिकों को बगैर विवाह के किसी भी महिला को साथ रखने का अधिकार था। जब ये व्यवस्था शुरू हुई तो ये व्यवस्था राजा ने अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए शुरू की थी, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम हुआ। जब 12 वर्ष का युद्ध समाप्त हुआ, डोटी को पराजित कर दिया, सीरा को पराजित कर दिया, सौर को पराजित कर दिया, तो इसके बाद सैनिक अपने अपने घर चले गए। उन्होंने इन औरतों को वहीं छोड़ दिया। इनसे जो संतानें पैदा हुई उनको अवैध संतान माना जाता था और इसे हम नायक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि नायक जाति का उदय किसके समय हुआ था? तो ये भारती चंद के समय पर हुआ था। समय हुआ था। और नायक जाति किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो नायक चंद सैनिकों की अवैध संतान को नायक कहा गया है। जब बाद में जब हम देखेंगे आगे को सीरीज बढ़ेगी तो कुमाऊं परिषद का गठन होगा और कुमाऊं परिषद इनके अधिकारों के लिए, इनकी शिक्षा के लिए 1919 में आवाज़ उठाएगी इसी नायक जाति के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि नायक जाति का आपके नायक जाति का उदय किसके समय पे हुआ तो ये भारती चंद के समय हुआ। अगर पूछा जाएगा कि नायक जाति संबंधित है चंद सैनिकों की अवैध संतान को हम नायक के नाम से जानते थे। अब बात करें कुंवर शब्द की। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो जाक का अभिलेख, जाक का अभिलेख, यह अभिलेख ताम्रपत्र में है तो इसलिए इसे जाक का ताम्रपत्र अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और ये भारती चंद का अभिलेख है। इसमें बताया गया कि इसमें राजकुमारों की कुंवर उपाधि का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। देखिए भारती चंद के सबसे बड़े पुत्र का नाम था पर्वत चंद और दूसरे नंबर के पुत्र का नाम था रत्नचंद और तीसरे पुत्र का नाम था सुजान कुंवर। सुजान कुंवर का जो वर्णन मिलता है खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। ये खेती खान ताम्रपत्र अभिलेख चंपावत से प्राप्त हुआ है तो इसमें सुजान कुंवर का वर्णन मिलता है। और जो जाक का अभिलेख आपके पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है भारती चंद का बडालू नामक स्थान पर यह पड़ता है तो वहाँ से जाक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें बताया गया कि चंदों के सबसे बड़े पुत्र या राजा के जो सबसे बड़ा पुत्र था उसके नाम के आगे कुंवर शब्द से उसे संबोधित किया जाता था। तो सबसे बड़े राजकुमार के नाम के आगे कुंवर
पर्वतचंद नाम का वर्णन मिलता है, जबकि इससे छोटे राजकुमार, सबसे बड़े से जो छोटे राजकुमार है उसके नाम के पीछे रत्नचंद कुंवर का वर्णन मिलता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि चंद वंश में राजकुमारों को कुंवर नाम से संबोधित किया जाता था। हम कत्यूरी काल में जैसे देखते हैं कि कत्यूरी काल में राजकुमारों को रजवार के नाम से जाना जाता था, वैसे ही चंद काल में राजकुमारों को कुंवर के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि साथ साथ में जब इसने एक विशाल सेना बनाई तो उसके लिए कुछ पड़ाव निश्चित किए, जिसे हम आज की भाषा में हेडक्वार्टर या मुख्यालय बोल देते हैं। तो भारती चंद ने 2 मुख्यालय निश्चित किए थे इतनी विशाल सेना को रखने के लिए। सबसे पहला जो हमें मिलता है देव सिंह मैदान, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। देव सिंह मैदान के पास एक कटकू नौला है। तो ये वर्तमान में बंद हो गया है। कटकू नौला, मैंने कहा था कि कटक सेना को कहा जाता है। नौले का मतलब वह स्थान जहाँ पानी पीने का स्थान होता है। तो यहाँ सेना पानी पीती थी, तो इसलिए इस स्थान को कटकू नौला, या फिर ये कहाँ स्थित है आएगा तो देव सिंह मैदान के पास में स्थित है। तो ये पूछा जाता है कि कटकू नौला कहाँ स्थित है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो पहला मुख्यालय कटकू नौला के पास बनाया गया था। दूसरा मुख्यालय काली नदी के तट पर बडालू में बनाया गया था। इस बडालू पे जो मुख्यालय बनाया गया था, इसको बाली चौड़ के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था। अब साथ में राजा के अगर निवास की बात करें कि राजा का स्थान, निवास स्थान, राजा कहाँ रहता था, तो भारती चंद का निवास स्थान बतियाकोट था। ये बतियाकोट भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। तो जहाँ से वह योजना बनाता था कि कैसे आक्रमण किया जाए। बडालू में, जो बडालू स्थान है, बडालू में भारती चंद ने अपने सबसे बड़े पुत्र पर्वतचंद को वहाँ का राजा नियुक्त किया था, जिससे वो सीरा के आक्रमण को रोक सके। लेकिन अगर बात करें कि इसके पुत्रों में सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन सा था या राजकुमार, तो वो रत्नचंद था। रत्नचंद ऐसा शासक था जिसने अपनी नीति और कुशलता के बल पर सौर, सीरा, डेडियाट, बजांग गांव को जीतने में मदद की थी राजा की। तो राजा भारती चंद ने अपने जीवन काल में 1450 में रत्नचंद को गद्दी पर बिठा दिया था। अब बात करें भारती चंद के सामंत की, तो कुछ सामंतों को भी याद किया जाता है जो अपनी वीरता के कारण जाने जाते थे। सबसे पहले है भारती चंद के सामंत सामंत। तो हम सामंत की बात करें तो हमें सबसे पहले डुंगरा बसेरा, या कहीं कहीं बसेड़ा भी लिखा गया है, तो डुंगरा बसेरा या बसेड़ा एक ही नाम है जो आजकल बसेड़ा नाम से संबोधित है। साथ में राय सिंह और मदन सिंह भारती चंद के प्रमुख सामंत थे। तो आज के भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया था, जैसे कट्टखाली प्रथा किसके समय पे शुरू हुई थी, तो ये भारती चंद के समय पे हुई थी। नायक जाति का उदय किसके समय पे हुआ था, ये भारती चंद के समय पे हुआ था। साथ में कुछ हमने टेक्स्ट देखे थे, जैसे जूलिया कर, मांगा कर, और शब्दावली में कटक शब्द का प्रयोग किया है। अगले भाग में हम रत्नचंद तथा कुछ अन्य राजाओं पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।